तो बताया, लेकिन फ्लड्स के बारे में भी तो बता, क्योंकि तुझे पता है इस साल उत्तराखंड में फ्लड्स की वजह से कितनी बड़ी तबाही मच गई थी। हाँ, और दिल्ली में भी तो बारिशों के दिनों में यमुना का स्तर खतरे के निशान तक पहुंच जाता है। तो सुन, फ्लड्स के लिए यदि आप बाढ़ग्रस्त एरिया में रहते हैं तो आपको और आपके परिवार को सेफ्टी रूट्स की अवश्य जानकारी होनी चाहिए। बात समझ में आई। बाढ़ग्रस्त इलाकाओं में फ्लड रेसिस्टेंट टेक्निक से बनाए घर ही बनवाए। बात समझ में आई। आप सबके पास एक इमरजेंसी किट होनी चाहिए, जिसमें टॉर्च, फर्स्ट एड इत्यादि जरूर होना चाहिए। बात समझ में आई। टीवी और रेडियो पर दी जा रही जानकारी को अवश्य सुने व फॉलो करें। बात समझ में आई। जिन वाटर बॉडीज की गहराई आपको मालूम ना हो, उनमें नहीं उतरे। बात समझ में आई। वाह भाई, सिंपल टेक्निक एंड लॉट ऑफ सेफ्टी। पर यार, हमारे भारत में और कई ऐसे इलाके हैं जो अभी डिजास्टर से लड़ने के लिए तैयार नहीं है। उनको डिजास्टर रेजिस्टेंट करने के लिए हमारी सरकार को और क्या क्या करना चाहिए? तू एकदम सही कह रहा है। अभी भी हमें व हमारी सरकार को कई ऐसे कदम उठाने की जरूरत है जिससे कि स्कूलों में डिजास्टर्स न हो। जैसे कि आप सब में से कोई बताना चाहेगा? मैं बताता हूँ ना। प्रॉपर मॉक ड्रिल ट्रेनिंग शुड बी मेड कंपल्सरी इन ऑल स्कूल्स इन इंडिया। होना चाहिए, होना चाहिए। सभी स्कूलों में एक डिजास्टर मैनेजमेंट टीम का होना अनिवार्य कराया जाए। होना चाहिए, होना चाहिए। तो शिनचैन बता, तूने क्या क्या सीखा? मैंने सीखा कि भूकंप के झटके, फटके, कोई भी आपदा अब न सताए। थोड़ी सी प्रिकॉशन, सिंपल सी ट्रेनिंग, सब सीखे तो बड़े काम आए। अगर सभी अलर्ट रहे तो आपदाओं से क्यों डरना। 1 2 3 4 भूकंप के झटके, फटके, कोई भी आपदा अब न सताए। तैयार किया है और ये सब हमारे काम की बातें हैं। जी हाँ, प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जागरूकता, चेतावनियों और बचाव के तरीकों से परिपूर्ण मुझे पूरी उम्मीद है प्रस्तुति सिर्फ बच्चों के लिए लाभप्रद नहीं रहा, बल्कि हम बड़ों ने भी इससे सबक लिया होगा। प्यारे बच्चों, वैसे तो बहुत ही ज्ञानपूर्ण ढंग से इसमें बचाव व सुरक्षा सावधानियों को शामिल किया गया है, और भूकंप के बारे में खासकर से। फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि भूचाल के दौरान, भूकंप के दौरान हमें या फर्नीचर आदि से दूर रहें जिनका गिरने का अंदेशा बना हो। इमारतों, पेड़ों, स्ट्रीट लाइट्स और बिजली के तारों से तो बिल्कुल दूर रहें। बिजली की सीढ़ियों का इस्तेमाल न करें, जैसे एस्केलेटर्स या लिफ्ट्स। मुझे उम्मीद है अगर हम सब आपदाओं के दौरान इन बातों का ख्याल रखेंगे तो निश्चित ही डॉन, तन्नो, स्टाइकर, प्रीति, भूपी, देखा कितने फिल्मी नाम है हमारे डॉग्स के। जी हाँ, खोज एवं बचाव के इस काम को सिखाने के लिए सबसे पहले हैंडलर द्वारा जो साथ खड़े हैं, श्वान को आज्ञाकारिता सिखाई जाती है, ओबीडियंस सिखाई जाती है। उसी आज्ञाकारिता का एक नमूना आपके सामने दिखाया जाएगा। इस प्रदर्शनी में कुल 7 श्वान भाग ले रहे हैं। सबसे पहले श्वान तन्नु द्वारा मुख्य अतिथि महोदय को एक फूलों का सुंदर गुलदस्ता भेंट किया जाएगा। जी हाँ, ये है हमारी स्कॉट की हीरोइन तन्नो जी। गुलदस्ता अपने मुंह में लेकर आ रहे हैं, और साथ ही गोलू और प्रीति को भी देखिए, जिन्होंने स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ी है, जिन्होंने प्रदर्शनी शुरू करने की अनुमति भी मांगी है। ये आज्ञाकारिता इन श्वानों को 3 महीने तक सिखाई जाती है। इस आज्ञाकारिता में श्वान अपने हैंडलर के एक्शन को देखकर कार्य करता है। बच्चों, आप सभी से मेरी गुजारिश है कि आप खामोश रहें, क्योंकि इससे हमारे डॉग्स, हमारे श्वान डिस्टर्ब होते हैं। ये देखिए, ये किस तरह से आज्ञा का पालन करते हुए
गोल चक्कर के आसपास ये डॉग्स घूम रहे हैं। ये आज्ञाकारिता इन श्वानों को 3 महीने तक सिखाई जाती है। इस आज्ञाकारिता में श्वान अपने हैंडलर के एक्शन को देखकर कार्य करता है। इसे एक्शन ड्रिल के नाम से जाना जाता है। इसमें हैंडलर बैठ गया तो बस उसे देख श्वान भी बैठ जाता है। ये देखिए किस तरह से डॉग्स भी बैठ गए। और इसके बाद देखा अपने हैंडलर जमीन पर लेट गया तो उसी तरह श्वान भी जमीन पर समतल हो गए। हैंडलर ने करवट बदली तो श्वान ने भी करवट बदल ली। वाह! अब हैंडलर फिर से बैठ गया तो बस श्वान भी इसके साथ फिर से बैठ गया। अब ये देखिए इसके बाद हैंडलर जब करेगा सैल्यूट तो श्वान ने भी अपने अंदाज में सैल्यूट किया। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे इन खास डॉग्स के लिए। यहां दोस्तों जॉन, गोलू, डॉन, तन्नू, स्ट्राइकर, प्रीति, भूमि, बस हमारी ये समझो फिल्मों के हीरो हैं ये लोग। जी हाँ, अब आप देखेंगे डॉग्स यानी श्वान अपने शरीर को मोड़कर फूलों की एक सुंदर आकृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और बीच में श्वान डॉन, जिसने एनडीआरएफ की K9 प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल किया है। अब इसी आकृति को वो दूसरी तरफ से भी बनाएंगे। बस गौर करते रहिए, ये शानदार करतब आपके ये दोस्त, आपके ये मित्र श्वान आपको करके दिखाते रहेंगे। आप जोरदार तालियां जरूर बजाते रहिए। ये जो डॉग्स के साथ आप हैंडलर्स दिख रहे हैं, ये बड़ा अहम रोल अदा करते हैं। जैसे जॉन के साथ हवलदार रविंदर सिंह हैं, गोलू के साथ हवलदार बहादुर सिंह हैं, डॉन के साथ हवलदार हरदीप सिंह जी हैं, तन्नू के साथ हवलदार कुरेल लवदास जी हैं, स्ट्राइकर के साथ हवलदार वीर मसीहा साहब हैं, प्रीति के साथ हवलदार राजेश चंद्र भी हैं और भूपी के साथ हवलदार देसराज हैं। इन हैंडलर्स के लिए भी जोरदार तालियां हो जाएं जरा, क्योंकि ये इनको अपने हिसाब से प्रशिक्षित करते हैं ताकि इनका कार्य, इनका काम मानव सेवा के लिए लिया जा सके। इसके बाद अब श्वानों द्वारा बाधाएं बनाई गई हैं। जैसे कि आम देखने में आता है कि श्वान एक दूसरे के नजदीक आकर लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमारे डॉग्स, ये हमारे श्वान बहुत ही प्रशिक्षित हैं, वेल ट्रेन्ड हैं। बस आदेश मिलने पर एकदम स्थिर हो जाएंगे। आप देखते रहिएगा और जहां वहां हैं वहीं थम जाएंगे। अब इनके करतब देखिए, एक दूसरे के ऊपर से जंप मारते हुए जा रहे हैं। जी हाँ, इस डॉग का नाम है प्रीति। ये हमारी प्रीति जिंटा से कम नहीं है। जोरदार तालियां हो जाए जरा इनके लिए। श्वान डॉन द्वारा आज्ञाकारिता का एक और अद्भुत नमूना भी पेश करेंगे। हैंडलर को अपने श्वान पर पूरा विश्वास होता है और देखिए ना, बिना श्वान को देखे और श्वान की तरफ पीठ करके आदेश दिया या आदेश देंगे और डॉन ने उस विश्वास पर खरा उतरते हुए सभी आदेशों का बखूबी पालन करेगा। आपकी तालियां बजती रहे तो अच्छा। देखा, बिना देखे हैंडलर ने किस तरह से आदेश दिया और इस श्वान ने किस तरह से उसका पालन किया। इस डॉग के लिए सिर्फ संकेत है हमारे हैंडलर की आवाज। जी हाँ, आप इस बात को कभी मान ही नहीं सकते कि किसी डॉग को, श्वान को या कुत्ते को कोई खाने की चीज दी जाए और वो इससे इनकार कर दे, पर हमारे जो श्वान हैं, हमारे
डॉग्स हैं वो ऐसा करके दिखा सकते हैं। होता क्या है कि ईर्ष्या के कारण इन श्वानों को भारी व्यक्ति जहरीली चीज न खिला दे, इसलिए हैंडलर द्वारा आज्ञाकारिता में यह भी सिखाया गया है कि किसी भी भारी व्यक्ति से ये कोई चीज ना खाएं। देखा आपने? अब ये भारी व्यक्ति आपके सामने आ रहा है और इनको खिलाने की कोशिश करेगा। हाँ, नहीं खा रहे क्योंकि ये परिचित नहीं है इस इंसान के साथ। देखा, मना कर दिया। भला कोई श्वान भी खाने की चीज को मना कर सकता है, पर ये हमारे श्वान हैं, वेल ट्रेन्ड हैं, प्रशिक्षित हैं, इसलिए देखा कितना बखूबी मना कर रहे हैं। अब इसका थोड़ी देर में आप उल्ट देखेंगे कि जैसे ही हमारे हैंडलर अपने श्वानों के पास जाकर उनसे दरखास्त करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज आप थोड़ा सा खा लीजिए, और देखिए कितने आराम से हमारे ये श्वान खाएंगे। भला खाने को कैसे मना करें अगर उनका हैंडलर उस चीज को खिला रहा हो तो। जरा देखिए, वाह, जोरदार तालियां हो जाए। देवियों, सज्जनों और बच्चों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हम एनडीआरएफ का एक अहम हिस्सा है और हमें किसी मलबे या ऊंची नीची जगह पर खोज एवं बचाव का कार्य करना पड़ सकता है। उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने कुछ बनावटी बाधाएं बनाई हैं ताकि खोज एवं बचाव के ऑपरेशन में श्वान अपने काम को बखूबी अंजाम दे सके। जैसे भिन्न भिन्न प्रकार के जंप्स हैं, जिगजैग बैलेंस हैं, कांटेदार तारें हैं, जलती हुई आग है या बनावटी पुल भी। जी हाँ, अब जो बाधाओं का सिलसिला, बाधाओं को पार करने का सिलसिला शुरू होने जा रहा है, उसमें पहले नंबर पर प्रीति आएंगी, फिर स्ट्राइकर आएगा, फिर भूपी आएगा, गोलू आएगा, जॉन आएगा, डॉन आएगा, तन्नू आएगा। जी हाँ, ये जो हमारा देखिए जरा प्रीति, अरे वाह, बाधाओं को पार कर रही हैं, वाह प्रीति। और ये आग में से छलांग मारते हुए, और ये जाली के नीचे से गुजरते हुए, और इस पुल को पार करते हुए, वाह प्रीति। और अब जरा स्ट्राइकर को देखिए, हर स्ट्राइक बखूबी कितनी अच्छी तरह हर बाधा को पार कर रहे हैं, हर मलबे को पार कर रहे हैं। आग को किस तरह से पार किया। अब ये जाली के नीचे से गुजरेंगे साहब, क्योंकि ऊपर नीचे दाएं बाएं सब कुछ देखना पड़ता है इन डॉग्स को, इन श्वान को। और ये पुल को पार किया हमारे स्ट्राइकर ने, वाह स्ट्राइकर। अब स्ट्राइकर सोच रहे हैं कि शायद तन्नू यहीं कहीं हो, उसे ढूंढ लिया जाए, लेकिन बड़े नाउम्मीद हो। जी हाँ, और ये भूपी हैं, ये पंजाब के जवान हैं, जरा वाह वाह वाह, अरे वाह भूपी आग में पार कर गए। और हाँ, इन्हें नीचे से जाना कुछ खास पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी हैंडलर के कहने पे चले ही जाएंगे, क्योंकि इन्होंने हमेशा ऊपर रहना सीखा है। अब जरा पुल को पार कर रहे हैं। पुल पार करना इनका दाएं हाथ का खेल है, पूंछ हिलाते हुए पुल को पार कर रहे हैं। और शायद ये भी हमारे स्ट्राइकर की तरह तन्नू को ही ढूंढ रहे हैं। प्रीति तो चली गई बेचारी। हाँ, अपनी निशानी छोड़ के जाएंगे कि प्रीति अगली बार इसी पुल पे मिला करेंगे हम लोग। जी हाँ, और ये नाम ही गोलू है। अरे वाह, गोलू के लिए तो तालियां हो जाएं। गोलू तालियां बहुत पसंद करते हैं। अरे वाह, गोलू गोलू होते हुए इतनी पतली जगह से निकल गए। अरे वाह, पुल को पार भी कर लिया। वाह, ये मैं देख रहा हूँ इनके मिलने की जगह पुल ही है, इसलिए थोड़ी देर ठहर जाते हैं यहाँ पर। अब ये देखिए जॉन, डॉन का भाई जॉन, वाह वाह वाह, अरे वाह, ये तो जॉन इब्राहिम से भी अच्छे लग रहे हैं मुझे। वाह, जॉन जानी जनार्दन, और वाह। और फिर डॉन को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इनका नाम है डॉन। अरे वाह, और डॉन कहीं से भी जा सकता है, कहीं से भी गुजर सकता है। ये पुल को पार किया डॉन ने। जी हाँ, डॉन कह रहा है मेरे से पहले जो गए वो क्या निशानी छोड़ के गए हैं, उसे खुफिया तौर पर ढूंढ लिया जाए। और अरे वाह, जीत का जश्न मनाते हुए, हिक्के पुर्रे मुंह में लेते हुए, ये हैं तन्नू। शायद ये सोच रही हैं तन्नू मस्ट मीट मन्नू ऑल्सो।
जी हाँ, और अगर ये पार कर गई तो तन्नू मस्ट वेड मन्नू, तन्नू वेड्स मन्नू। अच्छा, अरे वाह वाह। नहीं, वो कहते हैं मन्नू ही पुल पार करके आए। ये पहला ये बात हुई। और तन्नू कह रही है जब तक फोटोग्राफर नहीं होगा, कोई कैमरा नहीं होगा, मैं नीचे नहीं उतरूंगी। और ना तो आपने मुझे नया सूट सिलवा के दिया है और ना ही मेरी कोई कुंडली मिलवाई है आपने मन्नू के साथ। अब मैं इतना बड़ा जीत का जश्न मुंह में लेकर चल रही हूँ, लेकिन फिर भी आप यहीं पर मेरा ब्याह रचा दीजिए। जी हाँ। अरे वाह तन्नू, हेपी फुर्रे का जश्न पुल के ऊपर से मना रही हो। वाह 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 वाह। चलिए हम लोग तन्नू को जोरदार तालियों के साथ उसको मुबारक देते हैं कि आपने जो कुछ भी करके दिखाया, हम उसके आभारी हैं, हमें उसकी बेहद खुशी है। अरे वाह तन्नू वाह। और हम दुआ करते हैं कि आपको इधर से बाहर निकलते ही आपका मन्नू मिल जाए, और अगली बार जब आप यहां पर आए तो अकेले नहीं, मन्नू भी साथ में और मन्नू को टुन्नू पुन्नू भी साथ में हो। देवी और सज्जनों और बच्चों, ये महज एक मजाक की बात नहीं है। इन श्वानों को ट्रेन करने में, इन्हें प्रशिक्षित करने में बहुत समय लगता है। इन्हें खास तरह की ट्रेनिंग दी जाती है। और कहते हैं, अब आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन का अंतिम भाग सभी श्वान अपने हैंडलर्स के साथ वचनबद्ध होकर, पंक्तिबद्ध होकर नमस्कार की मुद्रा में। अरे वाह। और तन्नू ने तो थैंक्स भी कर दिया। जी हाँ, जानते हैं तन्नू आपको थैंक्स क्यों कर रही हैं? आपकी तालियों के लिए, आपने जो इनकी हौसला अफजाई की है उसके लिए। जी हाँ, जब तक ये श्वान, ये डॉग्स इस परिसर से बाहर नहीं चले जाते हैं, आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, Preeti. Thank you, Striker. Thank you, Bhuti. Thank you, Golu. Thank you, John. Thank you, Don. And thank you, Tannu. तो देखा आपने, ये था एक बहुत ही दिलचस्प, मजेदार लेकिन ज्ञानवर्धक प्रस्तुति। देवी और सज्जनों और बच्चों, अब एक आपके सामने पेश करने जा रहे हैं मॉक ड्रिल की सोच, समझदारी, मुस्तैदी से परिचय करवाएगा। हमें आशा है कि ये प्रस्तुति न सिर्फ आपको रोमांचित करेगी, बल्कि जिन आपदाओं और जहां जिंदगी रोजमर्रा की गतिविधियों से लबालब है, रिहायशी इलाकों की भागती दौड़ती जिंदगी, हंसती मुस्कुराती बेफिक्र जिंदगी, दोनों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें, न जाने कितने परिवारों के आशियाने, शॉपिंग मॉल। जी हाँ, सब कुछ तो मौजूद है इस इलाके में, जो आमतौर पर हर शहर की कॉलोनियों में पाया जाता है। आते जाते लोग, एटीएम, शोरूम्स, फेरी वाले, सब्जी वाले, बहुत कुछ। वक्त तकरीबन दोपहर के 2 बजे। दिन पूरी तरह परवान चढ़ चुका है। हर शख्स अपने अपने काम में मसरूफ, व्यस्त, आने वाले पलों से नावाकिफ, निश्चिंत। लेकिन यही सच है कि आने वाला हर पल तैयार खड़ा रहता है, या तो सपनों को सजाने के लिए, या ख्वाबों को मिट्टी में मिलाने के लिए। यही हुआ। जी हाँ, यही हुआ। अचानक
भूकंप के झटके महसूस हुए। मुस्कुराती जिंदगी डर और खौफ में तब्दील होने लगी। गुनगुनाती जिंदगी चीखने चिल्लाने लगी। चारों तरफ हाहाकार, सपनों की इमारतें विनाश और तबाही में दफन होती गईं। न जाने कितनी जिंदगियां बेबसी की घुटन में दम तोड़ने को मजबूर होती जा रही हैं। वो जलजला जिसे रिएक्टर स्केल पर 7.8 मापा गया है। मकानों के टूटने से कई लोग इमारतों में फंस गए हैं। कुछ लोग अपनी अपनी छतों पर चढ़ गए हैं तथा मदद की गुहार लगा रहे हैं। आम जनता में अफरा तफरी का माहौल है। स्थानीय जनता द्वारा बचाव का प्रयास किया जा रहा है। लोकल पुलिस जनता को घटनास्थल से हटाने की कोशिश कर रही है ताकि उनको घटनास्थल पर संभावित खतरों से बचाया जा सके। तुरंत ही राहत व बचाव कार्य प्रारंभ किया गया तथा स्थानीय प्रशासन इस बड़े पैमाने पर आई आपदा से निपटने में असमर्थ सिद्ध हो रहा है। इस समय मदद व लोगों की जान बचाने के लिए एनडीआरएफ ही एकमात्र विकल्प के तौर पर सामने आती है। नमस्कार, एनडीआरएफ कंट्रोल रूम। मैं गोविंदपुरम इलाके से बोल रहा हूं। अभी यहाँ पर बहुत तेज भूकंप आया है जिससे आशियाना कॉम्प्लेक्स की इमारत ध्वस्त हो गई है और इसमें बहुत सारे लोग फंसे हैं। जी, आप कौन बोल रहे हैं? जी, मैं इस इमारत का मैनेजर राकेश कुमार बोल रहा हूँ। क्या वहाँ पर कोई रेस्क्यू टीम अभी तक पहुँची है? जी नहीं, केवल नजदीक के थाने से 2-3 पुलिस वाले आए हैं। इस इमारत में किस तरह की दुकानें हैं? इसके ग्राउंड फ्लोर में एक मेडिकल लैब है, कार वर्कशॉप तथा एटीएम इत्यादि है। आप घबराए नहीं, एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम जल्दी ही वहां पर पहुंच जाएगी। टेलीफोन पर दी गई इस सूचना के उपरांत जिला प्रशासन के अनुरोध पर एनडीआरएफ मुख्यालय से बचाव दल को घटनास्थल पर शीघ्र भेजने का अनुरोध प्राप्त होता है। कंट्रोल रूम एनडीआरएफ द्वारा कॉल अटेंड करने व जरूरी सूचनाएं एकत्र करने के पश्चात 24 घंटे अलर्ट टीम की पुकार की गई। टीम कमांडर द्वारा तुरंत ही अपनी टीम को साजो सामान के साथ तैयार होने का आदेश दिया गया। इसी बीच टीम 2IC टीम को प्रस्थान करने के लिए तैयार करता है। टीम कमांडर जरूरी दिशा निर्देश लेने के बाद आवश्यक साजो सामान के साथ टीम को घटनास्थल की ओर प्रस्थान करवाता है। यहां पर आपको बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की आपात स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ की प्रत्येक वाहिनी में 2 अलर्ट टीमें और अत्याधुनिक उपकरणों के साथ सदैव तैयार रहती है। आप देख सकते हैं कि एक हाईली स्पेशलाइज्ड एनडीआरएफ की टीम घटनास्थल पर पहुंच चुकी है। घटनास्थल पर पहुंचते ही टीम कमांडर द्वारा इंसिडेंट कमांडर से संपर्क कर रिपोर्ट दी गई। एनडीआरएफ का रेस्क्यू टीम घटनास्थल पर पहुंच चुका है। घबराए नहीं, शांति बनाए रखें। हम जल्दी ही रेस्क्यू वर्क शुरू करने जा रहे हैं। धन्यवाद। घटनास्थल पर कोई भी कार्य करने से पहले टीम द्वारा घटनास्थल को सुरक्षित किया जाता है, जिसके लिए टीम कर्मियों द्वारा सीन टेप से घटनास्थल को सिक्योर किया जा रहा है ताकि आगे आने वाले खतरों से वाइज स्टैंडर्ड्स को बचाया जा सके व एनडीआरएफ टीम द्वारा बचाव कार्य बिना किसी बाहरी अवरोध के पूरा किया जा सके। चूंकि इस इमारत को व्यावसायिक व रिहायशी दोनों तौर पर प्रयोग में लाया जा रहा था, इस कारण इमारत के भीतर किसी जहरीले रसायन व गैसों की उपस्थिति की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस संभावना के मद्देनजर टीम के CBRN स्क्वाड को घटनास्थल पर भेजा जा रहा है। CBRN स्क्वाड यानी केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर टीम की प्रत्येक विधा में उच्च स्तर का प्रशिक्षण लिए एनडीआरएफ टीम के जवान, जिनके पास CBRN एलिमेंट के डिटेक्शन के अत्याधुनिक उपकरण मौजूद हैं, जिनमें HGVI यानी हैजर्ड्स गैस वेपर आइडेंटिटी फाइंडर, टेलीट्रैक्टर, माइक्रो आर्सवेमीटर आदि हैं, जिनका प्रयोग आपके सम्मुख किया जा रहा है। देवियों, सज्जनों और बच्चों, इंसिडेंट कमांडर किसी भी घटना का कमांडर होता है तथा घटना को कंट्रोल एवं ठीक से प्रबंधन करने में सक्षम होता है। यह सिविल प्रशासन का कोई भी अधिकारी हो सकता है।
इसका मुख्य कार्य घटना का प्रबंधन, संसाधनों का वितरण व मानव शक्ति को कार्य बांटना तथा पूरे ऑपरेशन पर व्यापक रूप से नजर रखना होता है। इस बीच सीबीआरएन स्क्वाड कमांडर द्वारा घटनास्थल पर अमोनिया गैस के सिलेंडर लीक होने की सूचना टीम कमांडर को दी गई। सीबीआरएन टीम के 2 अन्य बचावकर्ता घटनास्थल पर पड़े अमोनिया के लीक सिलेंडर को जरूरी डिजास्टर मैनेजमेंट किट का प्रयोग कर न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सीबीआरएन की टीम अपना कार्य या सूचना प्राप्त करने के बाद वापस लौट रहे हैं। स्पेशलिस्ट टीम मूव। हरी अप। इसी बीच सीबीआरएन स्क्वाड कमांडर द्वारा घटनास्थल पर अमोनिया गैस के सिलेंडर लीक होने की सूचना टीम कमांडर को दी गई है। सीबीआरएन टीम के 2 अन्य बचावकर्ता घटनास्थल पर पड़े अमोनिया के लीक सिलेंडर को जरूरी डिजास्टर मैनेजमेंट किट का प्रयोग करते हुए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं। इस पूरे ऑपरेशन में 45 कर्मी होते हैं। इंस्पेक्टर जीडी 1, सब इंस्पेक्टर जीडी 3, हेड कांस्टेबल 4, कांस्टेबल्स 24, एसआई इंजीनियर्स 2, टेक्नीशियंस 1, इलेक्ट्रीशियन 1, डॉक्टर 1, पैरामेडिक्स 5, एसआई आरओ 1, हेड कांस्टेबल आरओ 1 और फॉलोअर 1। देवी और सज्जनों, समय समय पर देश भर में किए गए सफल बचाव अभियान एनडीआरएफ की सफलता की पुष्टि करते हैं। हाल में उत्तराखंड के केदारनाथ तथा उड़ीसा सहित अन्य राज्यों में फाइलन नामक त्रासदी में इन्हीं देश तथा विदेश में प्रशिक्षित बचावकर्ताओं द्वारा तेजी से कार्य किया गया था। किया गया तथा हसमत स्पेशलिस्ट स्ट्रक्चरल इंजीनियर से ध्वस्त ढांचे में मौजूद खतरों एवं यूटिलिटी को बंद करने के निर्देश कमांडर को दिया गया। सूचना अधिकारी द्वारा लगातार अनाउंसमेंट्स की जाती हैं। इस पूरी टीम का लक्ष्य, इस पूरी टीम का उद्देश्य, उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि अपनी कार्यविधियों द्वारा, अपने प्रशिक्षण द्वारा ज्यादा से ज्यादा जान माल की सुरक्षा की जाए। एमएफआर स्क्वाड साइड के लिए मूव। आपके समक्ष घटनास्थल पर हेवी स्ट्रक्चर में दबा व सरल पहुंच वाले सरफेस विक्टिम्स जिनको कम चोटें लगी हैं या चल सकते हैं को एनडीआरएफ टीम की एमएफआर यानी मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर स्क्वाड द्वारा तुरंत कार्रवाई कर बिना समय गवाए घटनास्थल से प्राथमिक उपचार देने के पश्चात निकाला जाता है व एनडीआरएफ टीम द्वारा बनाए गए प्राथमिक उपचार केंद्र पर पहुंचाया जाता है। यदि आप मेरे सीधे हाथ पर देखें तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा इमारत का मूल्यांकन करने के पश्चात इंसराग मार्किंग की गई है और अब घायल व्यक्ति को प्राथमिक उपचार के लिए एमएफआर यूनिट में लाया जा रहा है ताकि उसे प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में या बेहतर चिकित्सा के लिए भेजा जा सके। आपके सामने भारी मलबे के नीचे दबे घायलों को निकालने के लिए सीबीआरएन टीम द्वारा अत्याधुनिक एयरलिफ्टिंग बैग डिवाइस का प्रयोग किया जाएगा। ये भी आप देख रहे हैं कि एमएफआर की टीम यानी हमारी
चिकित्सा दल किस तरह से घायल को प्राथमिक उपचार दे रहे हैं। इस घायल को मलबे से निकालने से पूर्व टीम के मौजूद पैरामेडिक द्वारा क्रश कंपार्टमेंट सिंड्रोम का उपचार देते हुए बाहर निकाला जा रहा है। क्रश कंपार्टमेंट सिंड्रोम, जो कि लंबे समय तक दबे होने पर पैदा होता है, वह प्राण घातक है। टीम द्वारा प्रयोग किए जा रहे एयरलिफ्टिंग डिवाइस सच पूछिए तो एक अत्याधुनिक उपकरण है जिसका वजन 72 टन है। इसका इस्तेमाल नीचे दबे हुए लोगों को जब किसी स्लैब के नीचे से उठाना होता है या उस स्लैब को उठाने के लिए जो उपकरण इस्तेमाल किया जाएगा उसे एयरलिफ्टिंग डिवाइस कहते हैं। देवियों, सज्जनों और बच्चों, आप देख सकते हैं कि मानव की जिंदगी, मानव जीवन हमारे लिए कितना अमूल्य है, कितना जरूरी है। इसलिए हमारे ये प्रशिक्षित MFR के सदस्य पूरी मुस्तैदी के साथ बिना समय गंवाए प्राथमिक उपचार के लिए MFR यूनिट में लेकर जा रहे हैं ताकि इस घायल को सबसे पहले प्राथमिक उपचार दिया जा सके, इसकी जान बचाई जा सके और उसके बाद अगर जरूरी हुआ तो किसी बड़े संस्थान में भेजा जा सके। भौतिक सर्च यानी ध्यान दें। फिजिकल सर्च। घटना स्थल पर उपस्थित सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि वे जो भी कार्य कर रहे हैं कुछ समय के लिए बंद कर दें। एनडीआरएफ टीम द्वारा सर्च की कार्रवाई शुरू की जा रही है। धन्यवाद। संरचना में अन्य फंसे घायलों का पता लगाने के लिए कमांडर द्वारा विस्तृत सर्च में इमारत के अंदर फंसे घायलों को आवाज या संकेत देने के लिए कहा जाता है। जवाब में या प्रत्युत्तर में फंसे घायल द्वारा किसी प्रकार की आवाज अपनी मौजूदगी दर्शाने के लिए की जाती है तो सभी बचावकर्ताओं द्वारा उस दिशा में इशारा किया जाता है। प्रत्येक बचावकर्ता के बीच 5 कदम का फासला है और नजरों का मिलाप है। जी हां, इस विधि को ध्यानपूर्वक देखिए। किस तरह आवाज दी जाएगी, किस तरह से इन्हें संकेत प्राप्त होगा कि कोई फंसा है या नहीं फंसा। बचावकर्ता आगे बढ़ने पर सामने पड़े मलबे के बीच मौजूद खाली स्थानों पर घायलों के दबे होने की संभावना को तलाश रहे हैं। आप देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि किस तरह से हमारे ये जवान, ये जाबाज अपनी पुकार से लोगों को जवाब सुनने के लिए आतुर हैं। और इस टीम का जो सर्च कमांडर है वो लगातार रिपोर्ट इकट्ठा कर रहे हैं और विक्टिम यानी घायल की लोकेशन का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। देवी और सज्जनों, बच्चों, हम आपको यहाँ पर ये बताना चाहेंगे कि सर्च 3 प्रकार से की जाती है। टेक्निकल सर्च टीम साइट के लिए मूव। भौतिक सर्च बचावकर्ताओं द्वारा की जाती है। K9 सर्च डॉग्स द्वारा की जाती है। टेक्निकल सर्च आधुनिक सर्च उपकरणों द्वारा की जाती है। ये आपके सामने अब शुरू हो चुकी है टेक्निकल सर्च।
आवश्यकता पड़ने पर टेक्निकल उपकरणों लाइफ डिटेक्टर टाइप 1 और 2 का प्रयोग भी किया जाता है। स्ट्रक्चर 1, 2, 4 से आपके समक्ष लगाए गए सेंसर लाइफ डिटेक्टर टाइप 1 के हैं, जो कि 4 मीटर चारों जमीन के भीतर होने वाले किसी भी हलचल को स्क्रीन पर दिखा सकते हैं, दर्शा सकते हैं। और ये जो श्वान दस्ता ऊपर बढ़ते हुए आप देख रहे हैं, हमारे डॉग्स जिनके कर्तव्य, जिनकी महारत, जिनकी काबिलियत आप पहले देख चुके हैं। इस सर्च को K9 सर्च कहा जाता है। फिजिकल सर्च से सामने आए घायल की मौजूदगी को पुख्ता करने के लिए K9 सर्च का फैसला किया जाता है। पूर्ण प्रशिक्षित डॉग सर्च अभियान को शुरू कर रहा है, वो देखिए जरा सामने। मैं इस प्रदर्शनी में उपस्थित सभी दर्शकगणों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो अपना ध्यान ऊपर की ओर ले जाएं, जहां पर एनडीआरएफ द्वारा पूरे एरिया का हवाई सर्वेक्षण किया जा रहा है, हवाई खोज की जा रही है। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। साथ ही आप K9 सर्च को भी देख रहे हैं। हमारा डॉग स्क्वाड, हमारा श्वान दल किस तरह से मलबे में फंसे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अनमैन व्हीकल आप देख रहे हैं, इसे नेत्र कहते हैं। नेत्र के प्रयोग से ऊपर पहुंचे घायलों का पता आसानी से चल जाता है। इसके उड़ने की क्षमता 25 से 30 मिनट है तथा ये उपकरण 250 मीटर ऊंचाई तक ऊपर जाकर घटनास्थल पर नजर रख सकता है। इसका वजन 2.5 किलोग्राम तथा साइज 90/90 सेंटीमीटर। आप देख रहे हैं कि श्वान इस स्थान को छोड़कर चले गए हैं, यानी K9 की सर्च पूरी हो चुकी है। सर्च कमांडर द्वारा टीम कमांडर को सर्च के बारे में रिपोर्ट दी गई। साथ में टीम कमांडर के आदेशानुसार इंसराग मार्किंग को अपडेट किया गया। साइड के लिए मूव। सर्च के बाद इमारत के 3 अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए घायलों को निकालने के लिए स्ट्रक्चर में कोई रास्ता न मिलने पर टीम कमांडर द्वारा प्रत्येक संरचना को काटकर घायल तक पहुंच बनाने का फैसला किया गया है, जिससे इसके लिए तीनों दीवारों पर सर्वप्रथम एक इंस्पेक्शन होल ब्रीचिंग सिस्टम की सहायता से बनाया जाएगा। एक बार इंस्पेक्शन होल बन गया, उसके उपरांत घायल की स्थिति जानने के लिए विक्टिम लोकेटिंग कैमरे का इस्तेमाल किया जाएगा। स्कॉट कमांडर द्वारा घायल से बात करने की कोशिश की जाएगी ताकि घायल को जल्द से जल्दी उपचार के लिए बाहर निकाला जा सके। देवियों, सज्जनों और बच्चों, एनडीआरएफ बचावकर्ताओं द्वारा स्ट्रक्चर के अंदर फंसे हुए घायल तक पहुंच बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की संरचना को काटने के लिए अलग अलग उपकरणों एवं तकनीकों का उपयोग किया जाता है। आप देख सकते हैं आपके समक्ष ईंट की दीवार भी है, मेटल भी है, सरिया भी है, बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। ईंट की दीवार को काटने के लिए रोटरी रेस्क्यू सॉ का प्रयोग किया जाता है और लकड़ी की दीवार को काटने के लिए चेन सॉ एवं रेसिप्रोकेटिंग सॉ का प्रयोग किया जाता है।
विक्टिम से बात करने के लिए, घायल से बात करने के लिए विक्टिम लोकेटिंग कैमरा को अंदर ले जाया जा रहा है ताकि उसकी दिशा और उसकी दशा दोनों का हमें जानकारी प्राप्त हो सके। आपकी जानकारी के लिए हम आपको बताना चाहते हैं कि CSSR स्क्वाड की नफरी में 6 कर्मियों की होती है, जिसमें बचावकर्ता जोड़ी 2-2 में कार्य करते हैं। एक बचावकर्ता दूसरे बचावकर्ता के लिए लुकआउट मैन का कार्य करता है। अगर आप मेरे सीधे हाथ पर देखें तो घायल की अवस्था जानने के लिए विक्टिम लोकेटिंग कैमरे का इस्तेमाल किया गया। टीम हमेशा अपने पास मौजूद उपकरण रखती है, जैसे रोटरी रेस्क्यू सॉ, चेन सॉ, LT कटर, ब्रीचिंग सिस्टम, एयरलिफ्टिंग डिवाइस, हाइड्रोलिक कटर इत्यादि। ये सब घायलों तक पहुंच बनाने में हमारे काम आते हैं। बचावकर्ताओं द्वारा अलग अलग स्थिति में अलग अलग विधियों का प्रयोग कर घायलों को बचाया जाता है व सुरक्षित निकालने की नाना प्रकार की विधियों का प्रदर्शन तो आप देख ही रहे हैं। CSSR स्क्वाड साइड के लिए मूव। आप देख रहे हैं कि किस तरह से CSSR स्क्वाड इस स्थान पर प्रस्थान कर चुका है और अपने अपने कार्य में लग गया है। आपकी जानकारी के लिए हम बताना चाहेंगे कि एक अहम टीम होती है जिसे एडम स्पोर्ट टीम कहा जाता है, जिसमें 2 हेड कांस्टेबल, 4 कांस्टेबल एवं 1 इनका कार्य ऑपरेशन के दौरान अपनी टीम की सुरक्षा करना व अन्य जरूरतों को सब टीमों तक पहुंचाना। साथ ही यदि ऑपरेशन लंबे समय तक चलता है तो टीम के खाने पाने की व्यवस्था हेतु